ज्ञानधारा एकेडमी के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपकी सेवा में हाजिर हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम। जैसा हम आपको पिछले बार बताए थे वीडियो में कि ये सबसे आसान असिस्टेंट प्रोफेसर्स की परीक्षा है जिसमें आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी विषय का पाठ्यक्रम क्या है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। आज हम लोग इसके प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा और 75 अंक की एक परीक्षा होगी जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा और 75 अंक का ही आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। आज हम लोग ये देखेंगे कि कितना पाठ्यक्रम आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में था और कितना पाठ्यक्रम भी आपको और पढ़ना है। जो लोग नए बैच ज्वाइन करेंगे उनको सभी पाठ्यक्रम एक साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज और पुनः रिवीजन के माध्यम से वीडियो लेक्चर फिर से अपलोड किए जाएंगे। हम लोग देखते हैं इकाई 1 पूरा पाठ्यक्रम 5 इकाई में बटा हुआ है और प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न आयोग के द्वारा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें हिंदी भाषा एवं व्याकरण की तो इससे कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास और जितनी आपकी बोलियां दी हुई हैं राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी, इनके बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है कि राजस्थानी का क्षेत्र क्या है, ब्रज का क्षेत्र क्या है, राजस्थानी की पहली पुस्तक कौन सी है, राजस्थानी भाषा में लिखी ब्रज की पहली पुस्तक कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रमुख कवि कौन है, इनमें से ऐसी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जाती हैं। साथ में इनका विकास कहाँ से हुआ है। और चूंकि परीक्षा राजस्थान केंद्रित है और आपको प्राध्यापक भी राजस्थान का ही बनना है, तो राजस्थान में जो प्राचीन रूप से डिंगल और पिंगल जिसका प्रयोग हम चंद्रवरदाई में देखते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी रचनाओं में देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं जैसे मारवाड़ी है, शेखावटी है, मेवाती है, ढूढ़ाड़ी है, हड़ौती है, मालवी है और वागड़ी, इनको विशेष केंद्र में रखना है। इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ और बोलियां सीखनी होंगी, उसमें कौन से वर्ण प्रयोग किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर ये बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर राजभाषा के रूप में हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है कि हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस राज्य की राजभाषा होगी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, इस पर भी प्रश्न बनते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य भेद, शब्द शुद्धि, कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, इन सबसे भी एक एक दो प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, यानी जो हिंदी भाषा का छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ से आपको सीधे सीधे 30 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ के 30 में से 30 प्रश्न आप बड़ी आसानी से करके चले जाएंगे। बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं। अब हम लोग पेपर भी चालू करेंगे। बात करते हैं इकाई 2 जो भारतीय काव्य शास्त्र है। इसमें आपको सब ज़्यादा मेहनत करनी है अलंकार और छंदों पर। ये आपके फिक्स अंक हैं। जितने अलंकार दिए सीधे सीधे इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाता इनके अतिरिक्त। छंद में पूछता है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, एक प्रश्न यहां से बनता है और दूसरा यहां से बनता है कि एक पद दे देगा, इसमें किस किस छंद का प्रयोग किया गया है, ये भी आपसे पूछ लेता है। अलंकार में 2 प्रश्न बनते हैं। विशेष रूप से काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है और जितने सिद्धांत है, यहां सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के लगभग 25 प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न आपसे डीप नॉलेज की उम्मीद रखते हैं। अर्थात आप यहां से बड़ी आसानी से 25 प्लस प्रश्न करके आगे बढ़ सकते हैं। बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तो जो इतना छोटा सिलेबस दिख रहा है उतना छोटा दरअसल है नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होती है।
प्लेटो का काव्य सिद्धांत, पिछली बार 4 प्रश्न पूछे गए थे प्लेटो के काव्य सिद्धांत पर। अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विवेचन और त्रासदी, तीनों पर एक एक प्रश्न आया था। लॉन्जाइनस का उदात्त, इससे 3 प्रश्न आए थे। क्रोचे का व्यंजनावाद, कॉलिस का कल्पना सिद्धांत, और इन सभी का क्रम क्या है, इनकी रचनाओं का क्रम क्या है, कौन रचना किसकी है, इस पर प्रश्न बार बार पूछे गए थे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अगर आप 25 प्लस भी करके जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और एक बहुत बेहतरीन स्कोर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल का जो पोर्शन लगा हुआ है, पढ़ने के लिए हमको पढ़ना है। आप यहाँ देखिएगा कितना आसानी से आप अंक यहाँ बनाएंगे। बहुत कम सिलेबस लगा हुआ है नेट की तुलना में। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय सिलेबस में लगा हुआ है। श्याम सुंदर दास की जो केवल शुरू के कबीर ग्रंथावली के 20 पद हैं वो, और गुरुदेव को अंग की 100 साखियां। मीरा मुक्तावली पूरी लगी हुई है, पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल 12-14 दोहे ऐसे हैं जो पढ़ने की आवश्यकता है। रामचंद्र शुक्ल का भ्रमर गीत सार, केवल 30 पद लगे हुए हैं और इसकी भूमिका आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जायसी ग्रंथावली का नागमती वियोगखंड, ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है रामचंद्र शुक्ल जी का। भ्रमर गीत सार भी हम आपको पढ़ा चुके हैं पूरे पद। आपके लिए मीरा मुक्तावली पढ़ाना बाकी है। कबीर ग्रंथावली के जो प्रमुख साखियां हैं, जो परीक्षा पर जिनके प्रश्न बन सकते हैं, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। पद्मावती समय चंद्रवरदाई का ये भी हो चुका है। बात करें हम तुलसीदास की विनय पत्रिका की, तो बहुत आसान है ये, बमुश्किल से 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा और पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जिसके संपादक वियोगी हरि हैं। पद संख्या 137 से पद संख्या 161 तक बिहारी रत्नाकर के केवल 25 दोहे आपको पढ़ने हैं और घनानंद कवित्त के 25 छंद पढ़ने हैं। यहां से सीधे सीधे 30 प्रश्न बनेंगे। अगर आप डीपली पढ़ के जाएंगे तो आप यहां से 28 से 29 प्रश्न कर सकते हैं, और अगर आप सतही नॉलेज के साथ भी जाते हैं तब भी आप यहां 20 से अधिक प्रश्न करके ही आएंगे। यहां पर औसत स्कोर 25 प्रश्न के आसपास का है। अब हम बात करें आधुनिक काल की इकाई 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, जहां आपको सर्वाधिक मेहनत की आवश्यकता है। पर यहाँ जो अंक है ना, बहुत क्लियर दिखते हैं। जैसे निबंध है, ये बहुत आसान है, आपको केवल और केवल 3 निबंध लगे हैं सिलेबस में। श्रद्धा भक्ति, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और राघवा करुणो रसा। श्रद्धा भक्ति का पूरा वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हम लोग अपने पेड रूप में पढ़ा चुके हैं, और राघवा करुणो रसा ये पढ़ाना बाकी है। निबंध कहानियों की बात करें, उसने कहा था नेट के सिलेबस में था, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। कफन आपको पढ़ाया जा चुका है। पुरस्कार कहानी पढ़ाई जा चुकी है। आपकी रोज, पराई प्यास का सफर और उजाले के मुसाहब, ये 3 कहानियां पढ़ाना बाकी है। मेरी तिब्बत यात्रा चूंकि यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसको बहुत डीपली पढ़ा गया है और आपको जो पेड कोर्स में लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का, गोदान प्रेमचंद्र जी, अंधेरे में मुक्तिबोध बहुत सीरियसली पढ़ा है आप लोगों ने। राम की शक्ति भुजा भी आपने अच्छे से पढ़ ली है। बात करें कामायनी की, जयशंकर प्रसाद का चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग आप लोग पढ़ चुके हैं, चिंता सर्ग आपको पढ़ाया जाना बाकी है। सिलेबस बहुत छोटा है, केवल 45 दिन में आप लोग इस संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। इसलिए आप लोग लग जाइए। यह था आपका हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र का पूरा संपूर्ण जानकारी। आप में से कोई भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए तैयारी करना चाहता है, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, इनमें से किसी में भी अगर आप हिंदी विषय तैयारी करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को तय करना चाहते हैं, तो आप लोग कमर कस लीजिए। ज्ञानधारा एकेडमी आपके हर कदम पर आपके साथ है। इस संपूर्ण सिलेबस के 30 प्रैक्टिस पेपर
15 हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के और 15 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के 30 प्रश्न प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को निःशुल्क करवाए जाएंगे कोर्स के साथ। आप में से कोई भी कोर्स लेना चाहे 9369776223 या 9653045213 इन 2 नंबर्स में से कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं और कोर्स की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।